पद्मविभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र जी की बड़ी बेटी संगीता मिश्रा के निधन के पश्चात उनकी छोटी पुत्री नम्रता मिश्रा ने मेडविन अस्पताल के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि जब जब भी हमने अपनी बहन से मिलने के लिए वहां पर मिन्नतें की तो हमको मिलने नहीं दिया गया। हालांकि शाम को 4 से 6 के बीच टेलीविज़न पर अपने मरीजों को देखने की सुविधा है, लेकिन जब जब भी हमने टेलीविज़न के माध्यम से देखने के लिए कहा तो हमको ये कहा गया कि हॉस्पिटल का टेलीविज़न ख़राब है, इसलिए आप अपनी बहन को इसमें नहीं देख सकती। उनकी मृत्यु के दिन जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमने डॉक्टर से जो बात की तो उनकी स्थिति काफ़ी सुधरी हुई थी, और जब हमने बहुत रिक्वेस्ट किया तो हमको 1700 रुपये का पीपीई किट पहनाकर उनके वार्ड के बाहर तक ले जाया गया। दूर से ही उनको देखने के लिए कहा गया, जिसमें कि संगीता मिश्रा की सुपुत्री 1700 रुपये का पीपीई किट पहनकर ऊपर गई और दूर से अपनी माँ को देखा, जिसमें उसकी माँ ये कहती रही संकेत के माध्यम से कि यहाँ का हाल बहुत ख़राब है और मेरी तबीयत भी खास ठीक नहीं है। 26 तारीख को वो एडमिट हो गए। उसके बाद हम लोग जितनी भी बार मेडविन हॉस्पिटल में गए, उन्होंने कहा कि हमारा टीवी ख़राब हो गया है और हम ऊपर नहीं जाने देंगे आपको। और संगीता दीदी की जो बेटी है मोहिनी मिश्रा, वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान थी, तबीयत भी ख़राब थी उसकी, और वो बेचैन थी अपनी मम्मी और नानी का हाल जानने के लिए। तो नानी के साथ तो हम थे हॉस्पिटल में, पर मम्मी से मिलने के लिए उसने जब रिक्वेस्ट की और पिताजी ने भी फ़ोन करके कहा कि एक बार उनकी बिटिया को मिलने दीजिए, तो वो गई और उससे 1700 रुपये लेकर उसे पीपीई किट दिया गया। जब उसने बहुत ज़िद की कि एक बार दिखा दीजिए, और ऊपर लेके गए और दूर से दिखा दिया कि वो सामने बैठी हैं। और दीदी ने उस समय मोहिनी से, वैसे वो बोल नहीं पा रही थी, मशीन लगा हुआ था, पर उन्होंने कहा कि बेटा बहुत कष्ट में हैं, और वो रोने लगी। तो मोहिनी ने कहा, तो बगल में खड़े एक आदमी ने कहा कि नहीं वो कह रही हैं कि यहाँ कितना कष्ट है लोगों को, सबको। तो मोहिनी ने कहा कि आप सबका कष्ट मत देखिए मम्मी, आप जल्दी से ठीक होकर घर आ जाइए, सब ठीक हो जाएगा। बस इतना कहकर उन्होंने कहा बस बहुत टाइम हो गया, आप जाइए। उसके बाद वो चली गई मोहिनी। 26 तारीख को मेरी मदर एक्सपायर हो गई, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, पता चला शायद हार्ट अटैक आ गया था। और 26, 27, 28 3 दिन हम लोग बेचैन रहे कि एक बार दीदी को देख तो ले, घर में इतनी बड़ी विपत्ति आई है। तो हम लोग दीदी को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि एक बार दिखा दीजिए कि वो किस हाल में है, एक बार उनकी शक्ल देख लें। जो वहाँ पे समय दिया था उन्होंने कि आप उनको वीडियो में देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि टीवी खराब है और जब टीवी बनेगा तो हम आपको बता देंगे। तो लेकिन हर बार जब हमने फ़ोन किया तो बोले कि नहीं, अब ऊपर कोई जा नहीं सकता है, हम अलाउ नहीं करेंगे, और टीवी खराब है हमारा। हम लोग रिक्वेस्ट करते रहे कि एक बार अपने वीडियो से, अपने मोबाइल से दिखा दीजिए, चेहरा दिखा दीजिए कि वो ठीक ठाक हैं। तो उन्होंने कहा नहीं वो बिल्कुल ठीक है और बहुत इम्प्रूव कर रही हैं और पहले से ठीक है। 95 उनका ऑक्सीजन लेवल भी चल रहा है, और भगवान पे विश्वास रखिए, भगवान ने चाहा तो गुड न्यूज़ जल्दी देंगे, वो डिस्चार्ज हो जाएंगी। जब रात्रिकालीन 2:30 बजे रात को डॉक्टरों ने संगीता मिश्रा को मृत घोषित किया तो उसके पश्चात नम्रता मिश्रा ने डॉक्टरों से ये आग्रह किया कि मुझे एक बार अपने मरीज का चेहरा देखने दिया जाए, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देकर उनका चेहरा देखने को नहीं दिया जा रहा था। तत्पश्चात जब नम्रता पूरी तरह से जिद पर अड़ गई कि बिना चेहरा देखे हम शव को नहीं ले जाएंगे, तब उनसे 25,000 रुपये की मांग की गई और उनसे 25,000 रुपया लेने के पश्चात ही मरीज का चेहरा दिखाया गया। 27 तारीख को मोदी जी का फ़ोन आया और पिताजी को, उन्होंने माताजी के लिए वो शोक व्यक्त कर रहे थे, तो पिताजी ने कहा कि मेरी बिटिया भी एडमिट है और हम लोग 3 दिन से उसे देख नहीं पाए हैं, तो एक बार व्यवस्था करा दीजिए, एक बार उसे हम देख लें, वीडियो पे देख लें, कैसे भी उसकी फ़ोटो देख लें। तो शायद उन्होंने, मोदी जी ने कुछ प्रयास किया होगा, तो जिससे कि शाम को डीएम साहब का मतलब फ़ोन आया कि हम लोग कॉल कर देते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल के ज़रिए आपकी बात कराते हैं डॉक्टर साहब से, और मैं उनसे कहता हूं कि वो एक बार गुरुजी को दिखा दें क्योंकि वो परेशान हैं। तो जब डीएम साहब ने इनिशिएटिव लिया, तब डॉक्टर साहब ने रात को 9 बजे किसी अटेंडेंट के कॉल वीडियो से दीदी की शक्ल दिखाई। उस समय दीदी बैठी हुई थी। अच्छा। दीदी से कोई बातचीत नहीं हुई हम लोगों की, बस ये ऑक्सीजन लगा हुआ था। जी, कुछ लगा हुआ था उनको, मास्क वो लगा हुआ था और हाथ पाथ में पट्टियाँ बंधी थी। हम लोग को कुछ नहीं पता क्या चल रहा था, पर वो थी, हम लोगों ने देखा कि उस समय वो जीवित थी, ठीक थी। और 28 तारीख को ये हुआ और 29 तारीख की रात को 11 बजे उन्होंने फ़ोन करके बोला कि आपकी दीदी की तबीयत अचानक से बहुत बिगड़ गई है और पता नहीं क्या, कुछ वो अपनी भाषा में समझाने लगे, क्लॉटिंग हो रही है, ब्लड क्लॉटिंग हो रही है और ब्लड आ रहा है ये वो, और आप लोग आ जाइए जल्दी से ज़्यादा 10-15 मिनट और। तो ये सुन के हम लोग भाग के, उस समय घर में कोई नहीं था, हमारे भैया भी उस समय दिल्ली में थे और वो किसी वजह से अभी ये कोरोना के चलते वो नहीं आ पाए थे माताजी के उसमें।
तो जीजा जी के साथ हम रात को 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक हॉस्पिटल के बाहर अकेले खड़े थे हम 2 लोग, और बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बताइए हमें आखिर हो क्या रहा है दीदी, अब हैं कि नहीं हैं, बचा लीजिए। हम लोग हाथ पैर जोड़ रहे थे कि प्लीज़ डॉक्टर साहब बचा लीजिए, उनके दोनों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, छोटा बेटा तो भी 18 साल का है बस। तो बोले कि नहीं अब तो हाथ से निकल गई है बात, हमने कहा एक बार देखने तो दीजिए ऊपर जाके हमें, तो बोले नहीं हम अलाउ नहीं करेंगे। 2:30 बजे उन्होंने कहा कि उनको हार्ट अटैक आ गया है और वो नहीं रही, आप उनकी बॉडी लेके जा सकती हैं। तो हमने कहा कि अगर कुछ भी बाकी है 1% भी तो हमें एक बार मिलने दीजिए, एक बार हम उन्हें देखना चाहते हैं बॉडी ले जाने से पहले। तो उन्होंने फिर नीचे जब हम आए तो उन्होंने 25,000 रुपये हमसे कहे थे कि हमको देना पड़ेगा उनकी बॉडी देखने के लिए। तो बोले कि अभी ज़रूरत नहीं है, अभी आप एक बार देख लीजिए, लेकिन जब आप बॉडी लेने आएंगी तब दे दीजिएगा। हमने कहा ठीक है। हम ऊपर गए, हमने भी वो सब चीज़ें मास्क वगैरह पहनी, ऊपर गए, हमने बस देखा कि अंदर 3rd फ्लोर पे जाके और बहुत अंदर जाके एक बेड पे वो सोई हुई थी, कोई मूवमेंट नहीं थी, मशीनें लगी हुई थी आसपास, हमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि देखिए कुछ नहीं है, ना पल्स है ना हार्ट बीट है, कुछ नहीं चल रहा है, ये ख़त्म हो चुकी हैं। तो हम फिर बाहर निकल आए, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि देखिए अब 2:30 बजे रात में हमें कोई मिलेगा नहीं बॉडी ले जाने के लिए भी और घाट पे व्यवस्था कराने के लिए, कौन इस समय कोरोना के समय आएगा हमारी मदद के लिए। हमने कहा कि 5 बजे हमें आने दीजिए। तो वो बार बार फ़ोन करके कि नहीं आप अभी तुरंत ले जाइए, हम नहीं रखेंगे, आप ले जाइए 5 बजे। 5 बजे सुबह हम वापस गए अपने दीदी के बेटे कृष्णा और जीजा जी के साथ। तो उन्होंने कहा कि 7 बजे आइएगा, अभी कोई व्यवस्था नहीं है, पैकिंग वैकिंग नहीं की गई है। तो हमने कहा डॉक्टर साहब हम 2 घंटे फिर यहाँ पे बैठेंगे, तो आप हमें कैसे भी करके दे दीजिए, हम वेट कर लेते हैं। तो फिर 6 बजे उन्होंने हम लोग को बॉडी सौंपी, ऊपर से आई बॉडी, और फिर हमने जिद की कि आप ऐसे पैक करके नहीं दे सकते, हम शक्ल देखेंगे कि ये बॉडी है किसकी, हम किसका दाह संस्कार करने जा रहे हैं। तो पहले तो वो नहीं माने, पर हमने थोड़ा सा हंगामा किया इस बात के लिए, हम जिद पे अड़ गए कि हम बिना शक्ल देखे यहाँ से बॉडी लेकर नहीं जाएंगे। तब उन्होंने हमसे फिर 25,000 रुपये की डिमांड की, मेरे पास नहीं था। हमने अपने कृष्णा उपाध्याय उनको अपना ATM कार्ड दिया, ऑटो वाले से कहा कि आप आसपास जहाँ से भी हो सके हमें 25,000 ला के दीजिए। उन्होंने ला के दिया, हमने पैसे दिए। नीचे जो दवा की दुकान पर कोई बैठे हुए थे, सबने मास्क वास्क लगा रखा था, तो हम बहुत ज़्यादा पहचान नहीं पाएंगे कि कौन था, एक मोटे से व्यक्ति थे। उनको हमने वो पैसे दिए, जिसपे 2 आदमी आए उनके हॉस्पिटल से, उन्होंने दीदी का सिर्फ चेहरा खोल के दिखाया और हमने एक फ़ोटो ले ली, क्योंकि उनका चेहरा बहुत खराब स्थिति में था, उनके नाक से और मुंह से ब्लड निकल रहा था। ये जो 25,000 रुपये आपसे मांगे गए थे, ये आपके बिल के बचे थे या वो मुंह देखने के लिए जो आपने जिद किया? जो हमने जिद की थी वो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हमारे यहाँ अलाउड नहीं है, हम नहीं खोलेंगे बॉडी, लेकिन क्योंकि हम देखना चाहते थे, कंफर्म करना चाहते थे कि है कौन, वो बिल्कुल ब्लैक कलर के पॉलीथीन में उन्होंने लपेट के और पैक करके दे दिया था, तो उस वजह से हमने दिया था उन्हें। जी सर। ऐसा नम्रता मिश्रा ने हमसे बात करते हुए कहा कि मेडविन हॉस्पिटल के संचालकों ने और डॉक्टरों ने हमारी मिन्नतों को ध्यान नहीं दिया। तो हमारी यह मांग है कि हमें 6 दिन का जो इलाज चला है हमारी बहन संगीता मिश्रा का, उसका CCTV फुटेज और साथ में जो 4 लाख रुपए का बिल हमको दिया गया है उसमें क्या मेडिसिन उनको चला है उसका पूरा डिटेल हमको दे दिया जाए, नहीं तो हम मेडविन हॉस्पिटल के ऊपर केस करेंगे। हालांकि एक तहरीर कोतवाली थाने में नम्रता मिश्रा ने दिया है जिसमें उन्होंने इस तरह के आरोप मेडविन हॉस्पिटल पर लगाए हैं। तो परसों मेरी बात हुई क्योंकि हम लोग बहुत बेचैन थे कि आखिर हुआ क्या, मेरी दीदी को 6 दिन में क्या इलाज हुआ, कौन सी ऐसी चीज़ें हुई। डॉक्टर, हम जब ऊपर ICU में उनको देखने गए थे तब भी डॉक्टर ने कहा था कि बहुत खर्चा हुआ है, हम लोगों ने बेस्ट कोशिश की है। 40,000 रुपये का इंजेक्शन लगा, फिर 35,000 का एक और हम लगाने वाले हैं, वो लास्ट है, उसके बाद कुछ नहीं है। सबसे महंगा वेंटिलेटर, सबसे महंगा बाईपैप उन्हें दिया गया था। हमने कहा ठीक है सर, सब हो जाएगा। और शाम को सुबह जब बॉडी ली थी हमने, तब भी उन्होंने यही कहा था कि बाकी कागज़ आपको कल मिलेगा, आज आप ये सब क्रियाक्रम करके आइए, कल आइएगा तो आपको बाकी सारे कागज़ मिलेंगे और आप बाकी का हिसाब करके 4 लाख रुपए जमा कर दीजिएगा। तो हमने कहा किस बात के 4 लाख? तो बोले कि अरे बहुत सारे टेस्ट हुए थे, इतनी सारी इंजेक्शन दवाइयाँ चली थी। हमने कहा हमें दीजिए प्रूफ, हमें कुछ बताइए कि 4 लाख रुपए आप किस बात के लिए मांग रहे हैं। तो वो आज तक ना उन्होंने कोई रिकॉर्ड दिया, ना कोई हमें CCTV फुटेज दिखाई है, ना ही मेरे पास दीदी का एक भी कागज है सिवाय 1.5 लाख रुपए की रिसीविंग के मेरे पास कुछ भी नहीं है मेडविन हॉस्पिटल का। तो आप क्या डिमांड करती हैं सरकार से, प्रशासन से? कि हमें सिर्फ ये चाहिए कि 6 दिन की टोटल फुटेज, दीदी के एडमिट होने से लेके उनकी डेड बॉडी सौंपने तक की पूरी फुटेज हमें चाहिए कि दीदी के साथ क्या हुआ, उन्हें कौन सी दवाइयाँ दी गई, वो कौन सा सात्विक भोजन दिन में 4 बार करती थी, वो कौन सा काढ़ा और दूध दिन भर पिया करती थी जिसके बाद वो मर गई। इतनी अच्छी होकर, इतना खाने पीने के बाद वो मर गई क्योंकि शायद ज़्यादा अच्छी हो गई होंगी। तो इस वजह से हमें बस ये पूरी डिटेल चाहिए, कौन से महंगे इंजेक्शंस लगे उनको,
कौन से उनको दवाइयाँ दी जा रही थी, कौन से टेस्ट हुए, उसकी रिपोर्ट हमें दिखा दें, वो कौन कौन से टेस्ट। आपको सभी को पता है कि पिताजी उनके प्रस्तावक रहे हैं हमारे वाराणसी संसदीय क्षेत्र से, और वैसे भी बहुत आत्मीयता है, बहुत प्यार करते हैं पिताजी भी, उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वो जब से आए हैं सत्ता में पिताजी उनको बहुत प्यार करते हैं, उनकी हर चीज़ में उनका सपोर्ट करते हैं, और मोदी जी भी उनकी इज्जत करते हैं और बहुत सम्मान देते हैं। जब भी होता है उनसे बात करते हैं, कभी मिलते हैं तो बहुत इज्जत देते हैं उन्हें। तो उनसे हमें सिर्फ ये चाहिए कि हमें दीदी की पूरी फुटेज दिखा दें, उनके सारी रिपोर्ट्स वगैरह दिलवा दें, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति जो कि 86 की एज में अपनी पत्नी और बेटी को खो के, और इस समय वो इस हाल में नहीं है कि वो बार बार आके और ये मांग सकें। उनकी हालत ऐसी नहीं है कि हम लोग इस उम्र में उनको बार बार मीडिया से और सबसे मिलने की परमिशन भी दें। बिल्कुल स्ट्रिक्टली उनको हम लोगों ने आइसोलेट कर रखा है, न किसी से मिलना न किसी से बात करना। तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, हम सभी ने सपोर्ट किया है, सभी का धन्यवाद है, चाहे वो हमारे कमिश्नर साहब हों, डीएम साहब हों, या जो भी डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, सीएमओ साहब का भी फ़ोन आता रहता है। हमें सिर्फ ये चाहिए कि मेडविन हॉस्पिटल ने ऐसा क्या किया कि वो मुंह छुपा के घूम रहा है। जब परसों पिताजी की बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी कल जा रही है 12 बजे, डॉक्टर साहब आप उसे दे दीजिए फुटेज। तो कल जब 12 बजे मैं वहाँ पहुँची तो पूरा हॉस्पिटल प्रशासन दरवाजा बंद करके अंदर छुप गया। एक मामा जी करके रिसेप्शन पे बैठे थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ऊपर आईसीयू में है, मैंने फोन कर दिया है 2 बार, वो आ रहे हैं। उसके बाद वो 1.5 घंटे तक नीचे क्यों नहीं उतरे? क्यों मुंह छुपाने की जरूरत पड़ रही है? अगर वो सही है तो हमें देकर हमें चुप क्यों नहीं करा देते? वो हमें फुटेज दे दे, हमें सारे सबूत दे दे कि मेरी दीदी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, तो हम चुप हो जाएंगे। हम कोई हत्या का आरोप नहीं लगा रहे हैं उनके ऊपर, लेकिन अगर वो गलत नहीं है तो मुंह क्यों छुपा रहे हैं? अगर मुंह छुपा रहे हैं तो हम उनके ऊपर हत्या का आरोप लगाएंगे, उन पे केस करेंगे। हम बिल्कुल इस बात के लिए उनको माफ नहीं करने वाले हैं। कोरोना महामारी का दंश संगीत जगत के कलाकारों पर भारी पड़ रहा है। इस कोरोना महामारी में जहां एक तरफ हमने बनारस ही नहीं, विश्व के सुप्रसिद्ध गायक पद्म भूषण पंडित राजन मिश्र जी और प्रसिद्ध सितार वादक पद्म भूषण पंडित देबू चौधरी जी को खो दिया, वहीं विश्व के एक और प्रसिद्ध गायक पद्म भूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र जी की धर्मपत्नी का कोरोना से निधन हुआ। उसके 3 दिन बाद ही उनकी बड़ी सुपुत्री संगीता मिश्रा का भी कोरोना से निधन हो गया। बिल्कुल हमारी सोच भी बिल्कुल यही है। हम माता जी के लिए, चूँकि उनका ट्रीटमेंट ठीक से हुआ, ये विश्वास भी है, और याना में भी मेरे माता जी का 2 बार ऑपरेशन हो चुका है, वो उन पर विश्वास है। उस तरह की माता जी की कोई कंप्लेन नहीं थी, और उनके पास कुछ नहीं, कम से कम रहने नहीं दिया गया, लेकिन माता जी को देखने दिया जाता था, और वो उनसे बात भी हो जाती थी। उनके पास जाके उनके मन का हाल हम लोग बहन जान सकती थी, देख सकती। लेकिन बहन के साथ जो हुआ, उसके साथ सिर्फ उल्टी होने पर इस तरह का होना, और उसके बाद बिल्कुल ही न मिलने देना उससे, कि नहीं कोई जा नहीं सकता, उसको देख नहीं सकता, मिल नहीं सकता। और जो 2 घंटे की जो समय अवधि दी गई थी कि 4 से 6 या क्या जो है, उसमें आप देख सकते हैं सीसीटीवी पर, वो भी कह देना कि सीसीटीवी खराब है। तो ये थोड़ा सा संदेह उत्पन्न करता है कि नहीं, ये क्या आखिर हुआ क्या, हम ये जानना चाहते हैं। उसी को लेकर हमारी छोटी बहन नम्रता ने ये आवाज़ उठाई है कि हम ये सिर्फ जानना चाहते हैं कि ये आप सीसीटीवी का हमें फुटेज दिखा दीजिए, क्या हुआ, कैसे इसका क्या ट्रीटमेंट हुआ, कैसे हुआ, बस इतनी हमारी। तो अभी तो प्रशासन ने, डीएम साहब ने 3 डॉक्टरों की एक कमेटी गठित बिल्कुल कर दी है, ताकि मेडविन हॉस्पिटल में अगर किसी तरह की इस तरह की कोई भी चीज़ हुई है तो उसकी वो जो सदस्य हैं, वो तीनों सदस्य की जो टीम है वो उसको बताएगी। आप क्या चाहते हैं, अगर किसी तरह की कोई लापरवाही निकलती है तो मेडविन हॉस्पिटल पर क्या होना चाहिए, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? नहीं भाई, अगर मेडिकल हॉस्पिटल की अगर ये इसमें जिम्मेदारी निकलती है तो कार्रवाई हम तो यही चाहेंगे कि ऐसे हॉस्पिटल में के ऊपर जरूर एक्शन लिया जाए, क्योंकि अभी हमारी बहन गई है और दूसरों की बहन और माताएं और भाई बंधु न जाएं। इसके लिए सरकार को जो समझ में आए, कानून के उसमें जो भी आता हो दायरे में, वो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि दूसरी जानें बच सकें। लाइसेंस या हॉस्पिटल बंद, ऐसा कुछ? बिल्कुल, अगर उस दोषी पाए जाते हैं तो ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होने से फिर कैसे, अगर ऐसा नहीं होगा तो और भी लोग वहाँ इलाज कराने के लिए जाते रहेंगे, ऐसे ही उनके मरते रहेंगे और परिजन उनके ऐसे ही बोलते थक जाएंगे। तो इसलिए ऐसा कुछ जरूर सरकार को करना चाहिए। अगर उनके दोषी साबित होते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई, उचित कार्रवाई जो है वो जरूर होनी चाहिए। रामकुमार जी, इस बार का जो कोरोना लहर आया है, इस समय आपके पिताजी के ऊपर बड़ी दुखद स्थिति है, बहुत दुखद स्थिति से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए हम सभी प्रार्थना करते हैं कि इस दुख से उनको जल्दी निवारण मिले। और आप जनता से कोरोना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या हम जनता से ही कहना चाहेंगे, देखिए ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हमारे माँ गई हैं, हमारी बहन गई हैं, कितने लोगों की माँ बहनें पिछले 1.5 साल से जा रही हैं, और
इस बीच में 2-3 महीनों के लिए कोरोना का कुछ प्रभाव कम भी हुआ था जनवरी से, उसमें भी मैं करीब 7-8 शहरों में मैं गया अपने कार्यक्रम के सिलसिले में। मैंने ये देखा कि शक्ति जो होनी चाहिए कि खुद, वो शक्ति सरकार कितना करेगी, सरकार एक के पीछे एक आदमी नहीं लगा सकती। ये हमको, हमारी सबसे बड़ा हमारा ये संदेश यही है लोगों से, आम जनता से, आम लोगों से, कि खुद से आप उसको अपने जीवन में इसको लाइए, क्योंकि एक महामारी है और ये तुरंत से नहीं जाने वाली, और ऐसा भी नहीं कि नहीं जाएगी, चली जाएगी। बहुत से लोगों ने सख्ती से लॉकडाउन किया है, तो न्यूजीलैंड और खुद जहाँ से वुहान आया वहाँ पे कम हो, न्यूजीलैंड में देखिए लॉकडाउन करके महीने भर में ख़त्म ही कर दिया इस बीमारी को। तो अगर हम उसको सही से पालन करें, सरकार के निर्देशों को, और खुद से अपना बचाव करें, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो हम ऐसे ही अपने आप को, परिवार के खोते रहेंगे, परिजनों को, या खुद भी खो जाएंगे। तो इसलिए बहुत सख्ती से इसको करना है, और कुछ नहीं है, सिर्फ एक सामाजिक दूरी, मास्क पहनना, जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं डॉक्टरों द्वारा, सरकार द्वारा, उसका पालन कर ले। मात्र 1 महीना करके देखिए, सख्ती से करके देखिए, इस बीमारी से ज़रूर हम निजात पा जाएंगे। वो सख्ती बहुत ज़रूरी है।